दोस्तों नमस्कार। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण, आओ हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखो, राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण करने से पहले अगर अपन इस पर चर्चा करें मित्रों, राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि राजस्थान की जलवायु कैसी होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फिर राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण बात की थी, फिर राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण पर हमने चर्चा किया था, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का ऋतु वर्गीकरण। थोड़ा सा एक शॉर्ट आउट हम रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली जो हमने क्लास ली थी उसमें ये कहा था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हमने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, तो उसमें हमने ये कहा था कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक हमने बताया था कि समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, है ना, अक्षांश से, राजस्थान की अक्षांश से स्थिति, साथ साथ में वन आवरण, ये सब क्या होते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। फिर इसकी अगली जो हमने क्लास ली थी वो आता है राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। वो क्या होता है, तो हमने कहा था कि उसका आधार क्या होता है, वर्षा होती है। उसमें जो पहली बात हमने कही थी कि राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले कहा था हमने शुष्क जलवायु, फिर अर्धशुष्क जलवायु, फिर उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ये राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया था। तो उनमें शुष्क जलवायु, जो अर्धशुष्क जलवायु है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। उपाद्र जलवायु है वो अरावली रीजन में मिलती है। जो आर्द्र जलवायु है वो पूर्वी राजस्थान में मिलती है। और अति आर्द्र जलवायु है वो हमने कहा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर मिलती है। ये सब बात हमने किस क्लासों में, पिछली क्लासों में हम कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। इस व्यक्तिगत वर्गीकरण में पहली क्लास ली थी हमने कोपेन का वर्गीकरण, दूसरी क्लास ली थी हमने तिरवार्था का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि कोपेन का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या था, तो हमने कहा था वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर कोपेन ने कितने भागों में बांटा, राजस्थान जलवायु को 4 भागों में बांटा। उसके सिंबल कौन से थे, BWHW पहला भाग, दूसरा भाग था BSHW दूसरा भाग, तीसरा भाग था CWG और चौथा भाग जो था उसका AW था। यानी BWHW प्रकार की जलवायु है वो कहाँ मिलती है, तो हमने कहा था कि शुष्क जलवायु प्रदेश होता है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रों में BWHW प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। फिर BSHW प्रकार की जलवायु है, ये कहाँ मिलती है कोपेन के अनुसार, तो मैंने ये कहा था ये जो जलवायु है हम ये कह सकते हैं कि गग्गर का मैदान है। फिर उसके बाद में नागौरी शेखावटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है और लूनी बेसिन में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और कोपेन के अनुसार ये BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये राजस्थान में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल में पाई जाती है। फिर तीसरा CWG प्रकार की जलवायु है, ये पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। और लास्ट में AW प्रकार की जो जलवायु है हम ये कह सकते हैं कि कोपेन के अनुसार ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत क्या होती है मित्रों, पाई जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कोपेन ने मुख्यतः क्या हुई बात कही थी, तो ये कोपेन वाली बात हुई। फिर आगे हमने कहा था कि कौन आया, तिरवार्था है। और तिरवार्था ने भी ये बताया था कि जो जलवायु है इन जलवायु के अंदर हम कह सकते हैं कि BWHW के स्थान में W हटा दिया तो BWH प्रकार की जलवायु जो है कि तिरवार्था के अनुसार पाई जाती है। BSH प्रकार की जलवायु दूसरे प्रकार की तिरवार्था के अनुसार है। CWAG के स्थान पर उसने कहा CAW और AW ये तिरवार्था के अनुसार पाई जाती है। और तिरवार्था ने भी राजस्थान जलवायु को 4 भागों में बांटा था और उसका आधार क्या था, तो हमने कहा था वर्षा। फिर उसके बाद में थॉर्नवेट आए थे और थॉर्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा और उसका जो आधार था हमने कहा था उसका आधार वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान, इसके आधार पर थॉर्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था उसका हम ये कह सकते हैं
जो पहला भाग था ईएडी, पहला भाग क्या था दोस्तों, ईएडी जो पश्चिमी में, दूसरा भाग हमने कहा था उत्तर में तो डीबीडब्ल्यू, फिर तीसरा भाग डीएडब्ल्यू और चौथा भाग हमने कहा था, हमने ये कहा था कि हमने डीबीडब्ल्यू, डीएडब्ल्यू और सीएडब्ल्यू प्रकार की जलवायु किसके अनुसार पाई जाती है, थॉर्नवेड के अनुसार पाई जाती है। ये सारी चर्चाएं, ये सारी क्लास हम पिछली क्लासों में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं और आज जो हम कर रहे हैं वो राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। हम देखो अब राजस्थान की जलवायु का जो ऋतु वर्गीकरण है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है याद रखना मित्रों, पहला हम कहेंगे मित्रों ग्रीष्म ऋतु। क्या भाग है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पहला भाग। दूसरा भाग होगा दोस्तों वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तीसरा भाग होगा इसका हम कहेंगे मित्रा शरद ऋतु, शरद ऋतु। और चौथा भाग होगा वो होगा मित्रों शीत ऋतु। क्या होगा, शीत ऋतु। दो राजस्थान की जलवायु का जो ऋतु वर्गीकरण है, इस ऋतु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटते हैं मित्रों, 4 भागों में। पहला कौन सा बेटा, ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु और चौथा कौन सा है बेटा, शीत ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु वाला जो टाइम आता है, अगर अपन इसके ऊपर बात करें मित्रों ग्रीष्म ऋतु वाली बात, तो सुनना आराम से, हम ये कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई और जून का जो महीना होता है ये कौन सा महीना होता है, ग्रीष्म ऋतु वाला होता है। फिर वर्षा ऋतु वाले की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे बेटा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो महीने होते हैं वर्षा ऋतु वाले होते हैं। फिर शरद ऋतु की यदि अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे अक्टूबर और नवंबर। और शीत ऋतु जो है बेटा हम ये कहेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आप देख रहे होंगे शीत ऋतु जो मार्च है, मिड मार्च जो है ग्रीष्म में आ जाता है और मार्च का जो अगला महीने के अगले जो लास्ट हफ्ते होते हैं वो किस में आ जाते हैं मित्रों, शीत ऋतु में आ जाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में हम किसकी चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम पढ़ेंगे लू किसे कहते हैं, आंधी क्या होती है, लू आंधी क्या होती है, बबुलिया क्या होता है, बबुलिया, यहां पे इसकी चर्चा की जाएगी। लू, आंधी, बबुलिया, साथ साथ में दैनिक सर्वसे अधिक गर्म जिला और सबसे अधिक दैनिक तापमान वाला जिला कौन है, उनके बारे में चर्चा हम ग्रीष्म ऋतु में करेंगे। वर्षा ऋतु के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों मानसून। वर्षा ऋतु में क्या पढ़ेंगे मित्रों, हम मानसून और उसको प्रभावित करने वाले कारक, मानसून और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर शरद ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे मित्रों मानसून का निर्वर्तन, मानसून निर्वर्तन और कार्तिक हीट। किसका अध्ययन करेंगे, कार्तिक हीट का, कार्तिक हीट। और शीत ऋतु के अंदर अपन पढ़ेंगे मित्रों मावठ और शीतलहर, शीतलहर के बारे में जानकारी आज हम लेंगे। तो याद रखना मित्रों कि राजस्थान की जलवायु का जो ऋतु वर्गीकरण है, इस ऋतु वर्गीकरण को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है, उसमें लू, आंधी और बबूलिया चलते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर हम कहेंगे मानसून, उसको प्रभावित करने वाले कारक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना रहता है। वही शरद ऋतु में अक्टूबर, नवंबर, मानसून का निर्वर्तन और कार्तिक हीट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर शीत ऋतु में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में शीत ऋतु रहती है, उसमें मावठ और शीतलहर का अध्ययन किया जाएगा। अब तो पहले अपन बात करते हैं मित्रों ग्रीष्म ऋतु। किसकी बात करेंगे अपन मित्रों, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में पढ़ते हैं कि इसका जो मंथ है कौन सा, तो हम कहेंगे बेटा मार्च, अप्रैल, मई और जून। जो महीना है
वहां पे किसका प्रभाव रहता है बेटा, ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है। इसमें पहली बात हमने की मित्रों लू के बारे में, लू क्या होती है, तो हम ये कहेंगे कि जो लू होती है इसके अंदर चर्चा करें कि लू जो है ये एक प्रकार से गर्म और शुष्क पवने होती है। कौन सी लू क्या होती है बेटा, गर्म और शुष्क पवने होती है। लू के बारे में क्या बात करेंगे मित्रों, क्या होती है लू, हम ये कहेंगे गर्म होती है और क्या होती है बेटा, गर्म व शुष्क पवने होती है, ये शुष्क पवने होती है। देखो गर्म कैसे शुष्क कैसे उसके बारे में बात करते हैं। गर्म व शुष्क पवने जो राजस्थान में चलती है उसे क्या कहते हैं मित्रों, लू कहा जाता है, गर्म व शुष्क पवने होती है। तो गर्म कैसे होती है, आप याद रखना कि अब आपको मालूम होगा कि मार्च अप्रैल मई और जून में तापमान बहुत अधिक मात्रा में होती है और बहुत अधिक तापमान होने के कारण हमारी राजस्थान की भूमि क्या होती है, रेतीली भूमि होती है। रेतीली भूमि होने की वजह से तापमान अधिक होने के कारण वहां पे गर्म पवने क्या होती है, गर्म पवने जो होती है, गर्म पवने जो होती है, वायु जो होती है ऊपर उड़ती है, गर्म ऊपर उड़ती है, हल्की होती है और फैलती है, तो हम ये कह सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, लू कहा जाता है। तो याद रखना हमारे राजस्थान में रेतीली भूमि होने के कारण, रेतीली भूमि होने के कारण गर्म जो पवने होती है जिसको हम लू कहते हैं उसका विस्तार होता है। तो हमने कहा कि तापमान अधिक होने के कारण वायु जो होती है गर्म होकर ऊपर उड़ती है और फैलती है और इसी को क्या बोला गया मित्रों, लू कहा गया है। बात समझ आया। तो लू के बारे में पूछे तो क्या है मित्रों, ये गर्म और शुष्क पवने। अब शुष्क क्यों होती है, आपको मालूम होगा जो पवने गर्म होकर ऊपर उड़ती है उसमें आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता न होने की वजह से वो पवने क्या कहलाती है मित्रों, शुष्क होती है। तो याद रखना कि गर्म और शुष्क पवने को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात करते हैं अपन आंधी, क्या कहते हैं बेटा, आंधी। आंधी जो होती है हम कहेंगे धूल भरी, धूल भरी, धूल भरी हम ये कह सकते हैं जो आर्द्र हवाएं होती है, धूल भरी आर्द्र हवाओं को, धूल भरी आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं बेटा, आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, आंधी कहते हैं। और सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है राजस्थान में, तो याद रखना मित्रों गंगानगर में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक मात्रा में आंधी से प्रभावित है, तो कौन है बेटा, गंगानगर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कहेंगे धूल भरी और आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं बेटा, आंधी कहते हैं, आंधी कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों भभूलिया क्या होता है, भभूलिया। हम भभूलिया के बताते हैं कि धूल भरी चक्रवर्ती हवाओं को, चक्रवर्ती हवाओं को, धूल भरी चक्रवर्ती हवाओं को भभूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, भभूलिया कहा जाता है। देखो इसका निर्माण कैसे होता है बता देते हैं आपको, कि आपको मालूम होगा तापमान, एक कॉन्सेप्ट बता दे पहले आपको, मालूम होगा कि टेम्परेचर्स और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जहां तापमान बहुत अधिक होता है वहां प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। यानी हाई टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, लो प्रेशर होता है, और लो टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर होता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, टेम्परेचर अधिक होने पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि केमिस्ट्री का क्या एक फार्मूला है, कई जगह पर टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और कई जगह पर टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं। तो अभी यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ जो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो भभूलिया का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, आपको मालूम होगा कि जहाँ हाई टेम्परेचर है, हम कहेंगे जहाँ हाई टेम्परेचर बनता है तो उस जगह पे क्या बनेगा मित्रों, लो प्रेशर बनेगा। इसकी विपरीत जो स्थिति होती है वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। मैं पिछली क्लासों में ये बात बता के आ चुका हूं कि पवने जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से पवने जो होती है क्या चलती है बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और बहुत अधिक चक्रवर्ती हवाएं जो होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, भभूलिया कहा जाता है। तो बात समझ आया कि नहीं आया। जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसकी विपरीत स्थिति में हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवने चलेगी और बहुत अधिक मात्रा में चक्रवात के रूप में आएगी तो उसी को चक्रवाती हवाएं कहा गया है। और धूल भरी होती है तो इसलिए उसे क्या कहा गया बेटा, भभूलिया कहा गया है। तो धूल भरी भभूलिया कहा गया। और भभूलिया का विस्तार सबसे अधिक कहां होता है, तो बता दें मित्रों, जो भभूलिया है उसका क्वेश्चन के रूप में पूछा था, भभूलिया सर्वाधिक राजस्थान में कहां आते हैं, तो याद रखना दोस्तों वो स्थान कौन सा है, बीकानेर। स्थान कौन सा बेटा, बीकानेर। तो याद रखना स्थान कौन सा जहां सर्वाधिक भभूलिया आते हैं, बीकानेर। तो आंधी सर्वाधिक कहां पे आती है, तो हमने कहा गंगानगर में।
और बबूलिया सर्वाधिक कहाँ आता है मित्रों? बीकानेर में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है। तो राजस्थान में जून के महीने में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो महीना होता है, जून के महीने में हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। इस लो प्रेशर के विपरीत दूसरी जगह पर हाई प्रेशर रहता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है दोस्तों? पवनें चलती है और धूल भरी होती है, और उसके अंदर यदि चक्रवाती के रूप में होती है तो धूल भरी इन चक्रवाती हवाओं को क्या कहते हैं मित्रों? बबूलिया कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी मित्रों? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो सबसे अगले जो पॉइंट बात करते हैं कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला तो हम कहेंगे मित्रों कौन सा है? चूरू। कौन सा राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा बेटा? चूरू। और सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं, अब वो स्थान भी क्या बन गया बेटा? जिला बन चुका है, तो हम कहेंगे फलोदी। क्या होगा बेटा? फलोदी। तो याद रखना मित्रों, आपसे गर्म जिला पूछे तो कौन है? चूरू पहले था स्थान, अब वो स्थान जिला बन चुका है, वो क्या है बेटा? फलोदी। बात समझ आया? तो राजस्थान में दैनिक तापांतर, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर कहाँ रहता है? सर्वाधिक तापांतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापांतर मतलब ताप का अंतर। आप खुद सोच के बताइए कि तापांतर सर्वाधिक कहाँ रह सकता है? तो हम याद रखना मित्रों जैसलमेर में। कैसे? क्योंकि वहाँ पे रेतीली मृदा होती है, और रेतीली मृदा का कॉन्सेप्ट है कि वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। गर्म होने पर वो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा चला जाता है, और ठंडी में भी टेम्परेचर वो एकदम नीचे आ जाती है। तो ताप का अंतर राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे अधिक कितना मिलता है? दैनिक तापांतर में भी दैनिक तापांतर बेटा, तो हम कहेंगे जो दैनिक तापांतर है वो कहाँ मिलता है? तो हम कहेंगे मित्रों जैसलमेर में। कहाँ मिलता है? जैसलमेर में मिलता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर में मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है? वार्षिक तापांतर, तो याद रखना मित्रों जो वार्षिक तापांतर होता है वो कहाँ होता है बेटा? चूरू के अंदर होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट लिया, पहले लू कहा। लू क्या होती है? गर्म और शुष्क पवनों को क्या कहा गया? लू कहा गया है। आंधी क्या होती है? हमने कहा धूल भरी चक्रवर्ती हवाओं को ही आंधी कहा गया। बबूले क्या होती है बेटा? धूल भरी आंधी क्या होती है? धूल भरी आर्द्र हवाओं को आंधी कहा गया है। और बबूलिया किसे कहा गया? धूल भरी व चक्रवर्ती हवाओं को क्या कहा गया मित्रों? बबूलिया कहा गया। इसके साथ में हमने कहा कि सबसे गर्म जिला कौन सा होता है? चूरू। सबसे गर्म स्थान अब जिला बन चुका है, वो कौन है बेटा? फलोदी। इसी के साथ साथ में दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है? हमने कहा जैसलमेर में रहता है। और वार्षिक तापांतर कहाँ रहता है? चूरू में रहता है। अब अगली बात करते हैं कि इसी प्रकार से हमने इस ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा किया। अगला अपन बात करते हैं मित्रों वर्षा ऋतु। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों वर्षा ऋतु पे। वर्षा ऋतु देखो मित्रों, वर्षा ऋतु में पढ़ेंगे अपन मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मानसून। राजस्थान में मानसून क्या है और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उस पर अपन आज चर्चा करते हैं कि मानसून कैसे आता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मित्रों आपको मालूम होगा, मैं आपको पिछली क्लासों में भी मैं बता चुका हूं कि राजस्थान में जो मानसून है वो कौन सा आता है बेटा? ये पहले ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ के बाद में अपन इसको मैप के माध्यम से मैं समझाऊंगा। देखो राजस्थान में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है बेटा। कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। मैं पहले ग्राफ के माध्यम समझा रहा हूँ एक बार आपको। कौन सा माध्यम राजस्थान में मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। पहली बात देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून में राजस्थान की दो शाखाएं होती है। कौन सी होती है बेटा? दो शाखाएं होती है। एक तो शाखा होती है बेटा अरब सागर वाली शाखा होती है इसकी, एक होती है अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी जो शाखा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। कौन सी होती है बेटा? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है मानसून में। पहली शाखा कौन सी होती है? अरब सागर वाली। दूसरा तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। अरब सागर की वैसे मोटी मोटी भारत के परिप्रेक्ष्य में तो तीन शाखाएं होती है। अरब सागर की तीन शाखाएं होती है। जो पहली शाखा होती है उसकी होती है पश्चिमी घाट वाली शाखा, पश्चिमी घाट। दूसरी जो इसकी शाखा होती है छोटा नागपुर पठार की शाखा, छोटा नागपुर पठार की शाखा, छोटा नागपुर पठार की शाखा, पठार की शाखा। तीसरी होती है इसकी हिमाचल शाखा। क्या होती है बेटा? इसकी तीसरी शाखा होती है हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा। बात समझ आया कि नहीं आया? अब मैं आपको बता देता हूं कि अरब सागर की तीन शाखाएं होती है, एक तो पश्चिमी घाट वाली, छोटा नागपुर पठार वाली, हिमाचल शाखा। तो राजस्थान में वर्षा किस शाखा के माध्यम से होती है? तो याद रखना मित्रों,
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की हिमाचल शाखा के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ? तो हम ये कहेंगे इस हिमाचल शाखा के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वर्षा होती है। डूंगरपुर में वर्षा होती है। कैसे होती है अभी चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी धीरे धीरे चलते हैं। वर्षा होती है, कैसे होती है आगे बात करेंगे मित्रों। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा मानसून की कौन सी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है, वही राजस्थान में पहले आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, एक तो अरब सागर वाली शाखा होती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। अरब सागर की भारत के परिप्रेक्ष्य में तीन शाखाएं होती है, पहली पश्चिमी घाट, दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरी हिमाचल शाखा। तो राजस्थान में प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी होती है बेटा, हिमाचल शाखा। तो राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या कराती है, हिमाचल शाखा वर्षा करवाती है। अब बंगाल की खाड़ी की यदि अपन बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं होती है। बंगाल खाड़ी की कितनी शाखा होती है मित्रों, दो। पहली होती है उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा, उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा, पहली शाखा तो ये हुई। और दूसरी जो इसकी शाखा होती है वो होती है पूर्वी हिमालय वाली शाखा। तो याद रखना मित्रों, दूसरी शाखा जो है किसकी है, कौन सी है, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी वाली। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा जो होती है वो राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा के माध्यम से होती है। कैसे, अपन आगे बात करेंगे। तो याद रखना मित्रों कि अगर आपसे पूछे, पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कौन से मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की हिमाचल शाखा सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पहले वर्षा होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में वर्षा सबसे अधिक किस शाखा से होती है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भारत की विशाल मैदान की शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो कॉन्सेप्ट दिया हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में किस शाखा के द्वारा सबसे पहले वर्षा होती है, तो याद रखना अरब सागर की हिमालय शाखा के द्वारा, हिमाचल शाखा के द्वारा सबसे पहले वर्षा होती है। और दूसरी अगर ये पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भारत की विशाल मैदान की शाखा से सबसे अधिक वर्षा होती है राजस्थान में। और स्पेसिफिक पूछे तो पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो हम ये कहेंगे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा के द्वारा पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन आगे बात करते हैं, धीरे धीरे सुनना। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में, क्वेश्चन के रूप में मैं समझाता हूं कि राजस्थान में कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होने का कारण क्या है। बात समझ गए? और मानसून कैसे बनता है उसके ऊपर भी आगे अपन चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन के रूप में समझते हैं पहले कि राजस्थान में कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होने का कारण क्या है। अगला क्या क्वेश्चन के रूप में अपन समझते हैं, याद रखना कि क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होने का कारण क्या है। वर्षा होने का कारण, कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होने का कारण। तो याद रखना दोस्तों, मैं इसको समझाता हूँ, पहले भी हमने पिछली क्लासों में इसकी चर्चा की थी, आज फिर मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ कि कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होने का कारण क्या है। तो हमने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होना, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होना, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसे,
कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है तो राजस्थान में कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा हो रही है। देखो मैं समझाता हूं कि अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अरावली जो की स्थिति है, इसका स्पष्टीकरण देते हैं। देखो अरावली की स्थिति क्या है, तो बताते हैं आपको मित्रों कि अरावली की जो स्थिति है वो क्या बेटा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। पहली बात समझ आया कि नहीं आया? इसको मैप से इधर दिखा देता हूं मैं आपको, देखो समझा देते हैं। देखो यहां आपको मालूम होगा ये अरावली पर्वत है। ये क्या मित्र, अरावली पर्वत है। इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ये कितना बेटा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ये क्या बेटा, अरावली है। ये क्या बेटा, अरावली। अब सुनना, और आपको मालूम होगा कि अपन ये देखते हैं, यहां पे देखो जरा, इस जगह पे इसमें लेता हूं भारत के, यहां पे पक्ष में चलते हैं। यहां पे आपको मालूम बेटा अरब सागर है, और यहां पे क्या बेटा, बंगाल की खाड़ी है। देखो अरब सागर की कौन सी शाखा यदि अपन बात करते हैं, हिमाचल शाखा। ये यहाँ पे अपन गए कहेंगे, यहाँ पे एक शाखा आती है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट की शाखा। यहाँ पे आती है छोटा नागपुर पठार की शाखा। यहाँ पे जो शाखा आती है वो होती है हिमाचल शाखा। तो हिमाचल शाखा जब आती है, देखो आपके सामने, जब गर्म पौने जो होती है, गर्म होती है, तापमान अधिक होता है, तो जल जलवाष्प में बदलता है। जल जलवाष्प में जब बदल जाता है तो वायु में क्या होती है बेटा, आर्द्रता आ जाती है। जब वायु में आर्द्रता आती है और तापमान अधिक होने के कारण पौने जो ऊपर होकर गर्म होकर ऊपर उड़ती है और चलती है। जैसे ही पौने गर्म होकर ऊपर की तरफ आती है तो याद रखना मित्रों, जैसे ही आती है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की चल रही है, वो भी पौने भी क्या होता है बेटा, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की हिमाचल शाखा जो होती है वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आती है। और जैसे ही आती है अरावली आती है, अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है तो अरावली से टकराती है, और अरावली से टकरा कर क्या होती है मित्रों, वहीं पर क्या कर देती है, ये वर्षा कर देती है। इसलिए हम कहेंगे कि पश्चिमी भाग जो सूखा रह जाता है, और यही कारण है कि राजस्थान में कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होने का एक कारण क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होना। कि अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर होना, तो अरावली पर्वत श्रृंखला इस दक्षिण पश्चिम मानसून के क्या होती है मित्रों, समानांतर होती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होती है। देखो वापस समझते हैं, हमने कहा अरब सागर की 3 शाखाएं होती है। पहली जो होती है पश्चिमी घाट की शाखा, दूसरी होती है छोटा नागपुर पठार की शाखा, और तीसरी शाखा होती है हिमाचल की शाखा। जब पौने गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उड़ती है और आर्द्र होती है, क्योंकि जल जलवाष्प में बदलता है, वायु में जब आर्द्रता आ जाती है तो आगे की तरफ चलती है। जैसे ही आगे की तरफ आती है तो हम ये कहेंगे राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर है, ये पौने भी अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर भी क्या बेटा, मानसून है। जैसे ही ऊपर की तरफ आता है, यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराता है और वहीं पर क्या हो जाती है दोस्तों, वर्षा हो जाती है, और पश्चिमी भाग क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं फिर समझा देता हूं मित्रों एक बार और आप लोगों को। मैंने कहा कि राजस्थान में कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होने का एक कारण क्या है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होना। क्योंकि मानसून भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और अरावली पर्वत श्रृंखला भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की फैली हुई है। जैसे ही पौने जो होती है, आर्द्र पौने ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़कर आगे चलती है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, टकराती है, टकरा कर वहीं पर क्या हो जाती है मित्रों, वर्षा कर देती है। इस कारण से राजस्थान में कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होना। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मानसून बनता कैसे, तो आपको बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन के रूप में बताते हैं कि मानसून कैसे आता है। मानसून आता कैसे, मानसून कैसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल क्वेश्चन। कैसे बनता, कैसे आता है, तो याद रखना मित्रों, जैसे ही टेम्परेचर अधिक होगा, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मान लो आपको बताते हैं मित्रों कि टेम्परेचर अधिक होता है, तो टेम्परेचर अधिक होने पर आपको मालूम हो जब पानी है तो जल जलवाष्प में बदलती है। बेटा क्या होता है बेटा, जल क्या होती है, जलवाष्प में बदल जाती है। जल किस में बदलती है, जलवाष्प में बदलती है। समझने का कोशिश करना, जल जलवाष्प में बदल गई। अब वायु जल जलवाष्प बदल गई। जलवाष्प किसके अंदर है बेटा, वायु के अंदर है। ये जलवाष्प किसके अंदर है, वायु में है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? यहाँ तक मैंने समझा कि जल जलवाष्प बदल गई, वायु के अंदर पड़ी हुई है। अब देखो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, देखो टेम्परेचर अधिक है
तो यहाँ पे राजस्थान में क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर बनेगा। मान लीजिए पूरे राजस्थान में लो प्रेशर बन रहा है, इसके विपरीत यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनता है। और पौने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है, तो पौने हमेशा हाई प्रेशर से, जो आर्द्र पौने हैं, जल जलवाष्प में आ गया, जो आर्द्र पौने हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, तो चलने की वजह से राजस्थान में क्या होती है मित्रों, वर्षा आती है, मानसून आता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो याद रखना मित्रों। देखो दोबारा समझा देता हूं मैं आपको कि टेम्परेचर यहाँ जब अधिक होगा तो राजस्थान में यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, इसके विपरीत यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पौने चलती है, क्योंकि पौनों में आर्द्रता आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जल जलवाष्प में बदला, तो वायु में आर्द्रता 100% हो गई। अब वायु ऊपर की तरफ चल रही है, जैसे ही राजस्थान में अरावली के पास में आती है, अरावली के पास में आती है वहाँ पे टकराती है और टकरा कर वहीं पर वर्षा हो जाती है। इसलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे पहले क्या राजस्थान में वर्षा होती है। तो याद रखना मित्रों, मैंने अभी कहा था कि राजस्थान में पहले वर्षा किस शाखा से होती है, तो याद रखना किस शाखा से होती है, कि हमने कहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की हिमाचल शाखा के द्वारा सबसे पहले क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। यह मैंने समझाया। और अरावली पर्वत श्रृंखला मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है मित्रों, कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होती है, एक कारण है अरावली वाला। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं दूसरा, मैंने कहा था कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हम याद रखना, ये तो अरब सागर हुआ, ये कौन सी खाड़ी हुई बेटा, इसकी बंगाल की खाड़ी हुई। तो बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं होती है, एक तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा, दूसरी पूर्वी हिमालय की शाखा। जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा है, यहां से क्या होती है मित्रों, वर्षा करवाती है, इस जगह पे वर्षा कराती है। तो याद रखना कि पूर्व ये बंगाल की खाड़ी की उत्तर भारत की विशाल मैदान की जो शाखा होती है, यहां से क्या होती है, ये जो इसे बोलते हैं पुरवाइयां, पुरवाई जो होती है बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर चलने वाली जो पौने होती है, बंगाल की खाड़ी से हम कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी से उत्तरी भारत की विशाल मैदान की जो शाखा होती है, ये पूर्व की ओर चलकर क्या होती है, यहाँ पे वर्षा करवाती है, इसे पुरवाई कहा जाता है। तो याद रखना मित्रों कि बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भारत के विशाल मैदान की जो शाखा है वो सर्वाधिक क्या करती है, वर्षा करती है। और यहाँ पे ये पूर्वी मैदान की तरफ चलने वाली कुछ शाखा इधर होती है, पूर्वी मैदान की तरफ चलती है, पूर्वी हिमालय की तरफ चलती है। तो याद रखना कि सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि मानसून जो है राजस्थान में, मानसून की कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा की कौन सी, हिमाचल शाखा के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और कहाँ पे होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होती है। और दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी की उत्तर भारत की विशाल मैदान के शाखा के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहां होती है, तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात यहां तक क्लियर हुआ। फिर दूसरी बात हमने कही कि राजस्थान में कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होने का कारण क्या है, तो मैंने ये कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून के समानांतर होने के कारण कम अनियमित अपर्याप्त वर्षा होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो मानसून है वो भी कहा आता है बेटा, दक्षिण पश्चिम की ओर आता है, अरावली भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जैसे ही मानसून आगे की तरफ राजस्थान प्रवेश करता है, हम कहेंगे पर्वतों से टकराता है और टकरा कर वहीं पे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। बात समझ, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। फिर दूसरी बात हमने कही कि वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होती है। कौन शाखा से, उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा से सबसे अधिक वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं। और मानसून कैसे आता है, तो हमने ये भी बताया कि जब तापमान अधिक होता है तो जल जलवाष्प में बदलती है, तो वायु में आर्द्रता जब 100% हो जाती है। यहां तक हो गया एक कंसेप्ट। फिर उसके बाद में क्या होता है, तापमान अधिक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। इसके विपरीत यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। वायु में आर्द्रता भी 100% हो गई है। अब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पौने आगे की तरफ चलती है और जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो अरावली से टकराती है और वहीं पर क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात। तो दोबारा समझाता हूँ, मानसून कैसे आता है, तो टेम्परेचर अधिक होता है तो जल जलवाष्प बदलता है, वायु में आर्द्रता 100% हो जाती है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर रहता है राजस्थान में, और इसके विपरीत क्या रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, मिली आर्द्र पौने चलती है। उसी को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं सामान्य भाषा में। बात क्लियर हो गया है। मैंने 4-5 मरतबा इसको समझाने की पूरी आपसे कोशिश की है। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मित्रों, सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हम याद रखना मित्रों कहाँ होती है, तो हम कहेंगे मित्रों झालावाड़ में। जिला कौन सा है, झालावाड़ में। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मित्रों, तो झालावाड़ में होती है। किस शाखा से होती है, तो याद रखना दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की, बंगाल की खाड़ी की, उत्तरी भारत की विशाल मैदान की शाखा के द्वारा झालावाड़ में सबसे अधिक क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून की
दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा के द्वारा उत्तरी भारत के विशाल मैदान की शाखा के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? तो हम कहेंगे झालावाड़ में। और अगर सबसे अधिक वर्षा तो झालावाड़ में, और स्थान की अगर बात करें तो कौन सा बेटा? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ होता है बेटा? माउंट आबू सिरोही। बात क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना मित्रों, झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा के द्वारा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की उत्तर भारत की विशाल मैदान शाखा के द्वारा होती है। और अगर आपसे पूछे माउंट आबू सिरोही में, तो दक्षिण पश्चिम अरब शाखा के द्वारा ही क्या हो रही है? यहाँ पे क्या हो रही है मित्रों? वर्षा हो रही है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ में हो रही है, याद रखना। और स्थान कौन सा? माउंट आबू सिरोही वाला स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे शुष्क जिला यदि आपसे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यदि अपन बात करें मित्रों, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये याद रखना मित्रों, तो हम कहेंगे मित्रों जैसलमेर। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है मित्रों? हम कहेंगे जैसलमेर। और स्थान की बात करें तो दोस्तों सम जैसलमेर, जहाँ पे सबसे कम क्या होती है मित्रों? वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात हमने कही मानसून। अब बात करते हैं मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम कहेंगे मानसून को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं बेटा। पहले अगर अपन बात करते हैं तो अल नीनो, दूसरी होती है लानिनो। जहां से क्वेश्चन बनता है मैं आगे चर्चा करूंगा। लानिनो, लानिनो देखो क्या होती है मित्रों। अल नीनो और लानिनो का विस्तार पूर्वक जो अध्ययन है, मैं आपके साथ में जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा उसमें जब मानसून आएगा उस वक्त अल नीनो और लानिनो को भारत के साथ में राजस्थान को जोड़ के बताऊंगा। अभी यहाँ पे इतना समझ लो मित्रों कि जो अल नीनो है ये क्या होती है बेटा? हम कहेंगे गर्म जलधारा होती है। क्या होती है बेटा? एक गर्म जलधारा होती है। क्या होती है ये? गर्म जलधारा होती है। पहली बात तो ये अल नीनो क्या होती है? गर्म जलधारा होती है, पहली बात ये। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि अल नीनो के प्रभाव के कारण राजस्थान में मानसून देरी से आता है। राजस्थान में मानसून अल नीनो के प्रभाव से राजस्थान में मानसून देरी से आता है और कम प्रभावशील होता है। और क्या होता है बेटा? कम प्रभावशील होता है। देरी से आता है और कम प्रभावशील होता है। किसके प्रभाव से? अल नीनो के प्रभाव से। तो अल नीनो क्या होती है? गर्म जलधारा होती है, जिसके कारण राजस्थान में मानसून देरी से आता है और कम प्रभावशील होता है। और लानिनो की वजह से अपन बात करें, लानिनो क्या होती है? एक ठंडी जलधारा होती है। एक क्या होती है? ठंडी जलधारा होती है। लानिनो ठंडी जलधारा होती है। दूसरी बात यह है कि हम कहेंगे राजस्थान में इसमें मानसून समय पर आता है। लानिनो से मानसून समय पर आता है। लानिनो से मानसून समय पर आता है। मानसून समय में आता है और प्रभावशाली होता है। और क्या होता है बेटा? प्रभावशाली होता है। और क्या होता है? प्रभावशाली होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना ये मानसून को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, अल नीनो और लानिनो। अल नीनो क्या होती है? गर्म जलधारा होती है, जिससे मानसून देरी से आता है और हम कहेंगे कम प्रभावशाली होता है। लानिनो की वजह से लानिनो एक ठंडी जलधारा होती है, जिससे मानसून क्या होता है? समय पर आता है। और हम कह सकते हैं कि मानसून समय पर आता है और क्या होता है? बल्कि मानसून जो होता है वो क्या होता है? प्रभावशाली होता है। ये बात हमने किसकी बात में कही है दोस्तों? वर्षा ऋतु में मानसून उसको प्रभावित करने वाले कारकों क्या किया हमने? अध्ययन किया है मित्रों। आगे अपन बात करते हैं शरद ऋतु के बारे में। किसकी बात करेंगे बेटा? शरद ऋतु।
देखो मित्रों, शरद ऋतु का जो वक्त आता है, हमने एक आता है अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु का प्रभाव रहता है। और यहाँ पे मुख्य बात होती है मानसून का निर्वतन। क्या होता है बेटा? मानसून का निर्वतन, जाता हुआ मानसून का निर्वतन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून को ही क्या कहते हैं? मानसून का निर्वतन कहा जाता है। यानी अक्टूबर और नवंबर में लौटते हुए मानसून का निर्वतन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मानसून का निर्वतन कहते हैं। मानसून का क्या कहते हैं? निर्वतन कहते हैं। तो याद रखना, अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून को मानसून निर्वतन कहते हैं। इसी के साथ में एक पॉइंट आता है कार्तिक हीट। क्या होती है ये कार्तिक हीट? तो याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि लौटता हुआ जो मानसून होता है, मानसून के निर्वतन के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण वायुमंडल में आर्द्रता जो होती है कम होती है, या हम कहेंगे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन भूमिगत जो आर्द्रता होती है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से अचानक तापमान बढ़ जाता है। इस अचानक तापमान बढ़ने को ही क्या कहते हैं? कार्तिक हीट कहा जाता है। तो याद रखना, मैं वापस समझा देता हूं कि मानसून के निर्वतन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता बिल्कुल कम या समाप्त हो जाती है, लेकिन भूमिगत आर्द्रता बहुत अधिक होती है। और भूमिगत आर्द्रता अधिक होने के कारण अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? कार्तिक हीट कहा जाता है। तो याद रखना मित्रों, मानसून के निर्वतन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता, मानसून निर्वतन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है। आर्द्रता हम कहेंगे वायु में आर्द्रता भी कह सकते हैं, वायुमंडल या वायु में आर्द्रता। वायुमंडल का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? वायु में आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है। लगभग क्या होती है बेटा? समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं, लेकिन भूमिगत आर्द्रता बनी रहती है। लेकिन भूमिगत आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण अचानक तापमान बढ़ जाता है। इसी को ही कार्तिक हीट कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों कार्तिक हीट कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ आया कि नहीं आया मित्रों? तो मैंने ये बताया कि कार्तिक हीट का मतलब होता है मानसून निर्वर्तन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता यानी वायु में आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन भूमिगत आर्द्रता बनी रहती है, जिसकी वजह से अचानक तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने क्या कहलाता है? कार्तिक हीट कहलाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मानसून का निर्वर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून, और लौटता हुआ मानसून जो होता है उसमें आर्द्रता लगभग समाप्त हो चुकी होती है। और कार्तिक हीट का मतलब आर्द्रता समाप्त हो गई है, लेकिन भूमिगत आर्द्रता हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़ने को क्या कहलाते हैं? कार्तिक हीट कहलाती है। ये बात किस में कही हमने मित्रों? शरद ऋतु में कही है। अगली बात करते हैं अपन मित्रों शीत ऋतु। क्या होता है बेटा? शीत ऋतु। जब शीत ऋतु की बात करते हैं तो यहां पे अपन पढ़ेंगे दोस्तों मावठ क्या होती है। मावठ क्या होती है? याद रखना मित्रों, हम कहेंगे कि भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, चूरू के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं मित्रों बीकानेर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, साथ साथ में बीकानेर स्पेसिफिक है, और हम ये कह सकते हैं कि चूरू भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो याद रखना उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है उसी को क्या कहते हैं मित्रों?
हम कहेंगे मावट कहा जाता है। तो याद रखना, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में जब वर्षा होती है उसी को मावट कहते हैं। और जो मावट होती है वो रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। याद रखना मित्रों, गेहूं की फसल के लिए सबसे अधिकतम अच्छी वर्षा जो है वो कौन सी मानी जाती है? मावट मानी जाती है। याद रखना। तो याद रखना मित्रों, मावट क्या होती है? तो हम ये कहेंगे कि मावट की बात हम कहेंगे कि जो मावट होती है हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तर पश्चिम राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसी को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मावट कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मावट किस फसलों के लिए? मावट जो रबी की फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मावट जो होती है वो रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। रबी की फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। उसमें स्पेसिफिक गेहूं उपयोगी मानी जाती है। और स्पेसिफिक क्या होती है बेटा? उसमें गेहूं, यानी गेहूं की फसल के लिए मावट बहुत अधिक लाभदायक है। गेहूं की फसल के लिए मावट सबसे अधिक लाभदायक है। बेटा, सबसे अधिक लाभदायक है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना आपसे, मावट क्या होती है? तो हमने कहा भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम राजस्थान में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में उसी को मावट कहते हैं। और मावट से सबसे अधिक फसल कौन सी अधिक प्रभावित होती है, जिससे सबसे अधिक हम कह सकते हैं लाभ मिलता है, उपयोगी होती है? तो हम कहेंगे बेटा गेहूँ। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हमने किसकी बात की? मावट की बात की। और मावट के बाद में अगर अपन अगली बात करते हैं, शीतलहर क्या होती है? शीतलहर क्या होती है बेटा? शीतलहर। तो याद रखना मित्रों, अगर अपन चर्चा करें शीतलहर के बारे में तो अब आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अगर अपन बात करें मित्रों, देखो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में समझ आ जाएगा पूरा मैं। देखो मित्रों, ये भारत हमने बनाया। यहाँ आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर, शीतलहर मतलब अपन कहेंगे टेम्परेचर जो है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी के अंदर यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है ना? टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर होता है। इसके विपरीत राजस्थान के अंदर हम कहेंगे बेटा लो प्रेशर होता है। और ठंडी ठंडी पवनें जो होती है, शीतलहर, जो ठंडी तापमान कम होने, ठंडी ठंडी जो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, जो ठंडी ठंडी पवनें जो चलती है उसी को क्या कहते हैं मित्रों? शीतलहर कहते हैं। बात क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे सर्दियों में, यहाँ पे क्या बेटा? सर्दियों में सारा कॉन्सेप्ट उसी से जो पिछले पढ़ा के आया हूँ। सर्दियों में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और तो इसके विपरीत हम टेम्परेचर कम होने से हमने क्या अपने यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और इसके विपरीत यहाँ पे क्या बेटा? लो प्रेशर होता है। और पवनें जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी जम्मू कश्मीर हिमाचल से होती है पवनें कहाँ पे आती है? राजस्थान में आती है। उसी पवनों को क्या कहते हैं मित्रों? शीतलहर कहा जाता है। बात क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? मेरी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। जरा थ्रू आउट एक बार रिविजन लीजिए कि राजस्थान की जलवायु का हमने ऋतु वर्गीकरण पढ़ा। तो उसमें पहली क्लास पहले हमने क्या पढ़ा? ग्रीष्म ऋतु में लू है, आंधी है, बबुलिया है, उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने पढ़ा बेटा मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। इसके बाद में हमने पढ़ा बेटा शरद ऋतु में मानसून का निर्वर्तन और कार्तिक हीट के बारे में चर्चा की। इसके बाद में हमने पढ़ा बेटा शरद ऋतु, शीत ऋतु में मावट और शीतलहर के बारे में चर्चा आपसे मैंने की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास मेरी आपको समझ में आई है। अगर दोस्तों ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मित्रों।